वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारे पास है चैप्टर 2, ठीक है, जो कि हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है क्लास 9th का। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ना जो एटम है वो किस तरह डिस्कवर हुआ, फिर एटम के हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो किस तरह डिस्कवर हुए। तो आज हम ना डिस्कवरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेम ऑफ एटम, कि हमारे पास ना जो एटम का नाम है वो कहाँ से आया। तो एक हमारे पास ना एशियन ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस। तो उन्होंने कहा था कि मैटर जो होता है ना वो टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, ठीक है। और एटम जो है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, एटॉमस वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है इंडिविजिबल, ठीक है। एक लैटिन वर्ड है एटॉमस, जिससे एटम का जो नाम है वो हमने डिराइव किया था। तो पहले माना जाता था कि हमारे पास जो एटम होता है ना वो इनडिविजिबल होता है, यानी कि वो डिवाइड सब पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन जैसे फर्दर हमारे पास ना डिस्कवरीज होती गई तो फिर ये वाली जो थ्योरी है वो रॉन्ग हो गई कि हमारे पास जो एटम है ना वो इनडिविजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एटम की डिस्कवरी। अब एटम की जो डिस्कवरी थी वो किस तरह हुई, ये पहले तो हमारे पास नेम है ना, कि एटम का नेम हमारे पास कहाँ से आया। तो डिस्कवरी किस तरह हुई कि जब 1886 में हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, 1897 में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो हमारे पास ना जो जे जे थॉमसन थे उन्होंने एक थ्योरी दी, प्लम पुडिंग जो मॉडल था वो दिया। तो उससे हमारे पास ना हमें पता चला कि हमारे पास ना जो एटम है वो जो है वो एग्जिस्ट करता है। मैटर जो है वो हमारे पास ना एटम से मिलके बना है, और एटम में हमारे पास ना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्लम पुडिंग थ्योरी ये थी कि हमारे पास ना जो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, जैसे ना एक पुडिंग के ऊपर ना प्लम्स रखे होते हैं, यानी कि जो एटम है ना उसके अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट है, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये तो फिर बाद में डिस्कवर हुआ था ना। लेकिन एटम के बारे में कहा गया था कि जैसे प्लम के ऊपर हमारे पास, पुडिंग के अंदर हमारे पास प्लम्स रखे होते हैं ना, वैसे ही हमारे पास ना एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह डिस्कवर हुआ था। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो 1895 में हमारे पास जो विलियम क्रूक्स थे, ठीक है, साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ठीक है, और उसके अंदर एक गैस उन्होंने इंसर्ट करवाई थी, और फिर उन्होंने उस गैस में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया था, ठीक है। तो इधर जो है आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। जो गैस थी वो बहुत ही लो प्रेशर पे रखी गई थी, क्योंकि अगर प्रेशर जो है वो ज्यादा रखते तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो जाता, रिएक्शन हो जाता कोई ना कोई। तो लो प्रेशर गैस हमने यूज की थी, ठीक है, विलियम क्रूक्स ने, ताकि जो है वो आराम से ना डिस्चार्ज ट्यूब में से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास हो जाए और रिएक्शन ना हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सपेरिमेंटेशन, के हमारे पास ना अब पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो किस तरह सेटअप क्या हुआ हुआ था। तो हमारे पास ना जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो ग्लास ट्यूब थी, ठीक है, ग्लास से बनी हुई थी, और उसके अंदर ना दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स रखे गए थे, एक एनोड और एक कैथोड। और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स थे वो एक वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किए गए थे, और जो प्रेशर है ट्यूब के अंदर वो 10⁻⁻⁴ एटीएम रखा गया था, बहुत ही लो प्रेशर रखा गया था। तो जब हाई वोल्टेज करंट जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में से पास हुआ तो क्या देखा गया, शाइनी रेज वर एमिटेड फ्रॉम दी कैथोड। तो शाइनी रेज जो है वो कैथोड से एमिट होके किस तरफ जा रही थी, हमारे पास एनोड की तरफ जा रही थी। दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज। तो इन रेज को क्या नाम दिया गया, कैथोड रेज का नाम दिया गया, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही थी, ये कैथोड में से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो ये आपके पास ना डायाग्राम दिखाई गई है कि ये एनोड है हमारे पास, ये हमारा कैथोड है। ये वैक्यूम पंप की तरफ जो है वो जा रहा है, इधर से हमने गैस को इंसर्ट करवाया था डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। तो हमारे पास जो है
ये बैटरी है, ठीक है, और ये हमारे पास कैथोड से ये रेस प्रोड्यूस हो रही हैं और किसकी तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। और ये हमने जो है इधर से हम गैस भी हमने इंसर्ट की थी और वैक्यूम पंप जो है वो भी क्रिएट किया था, क्योंकि पहले डिस्चार्ज ट्यूब में हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, तब उसके अंदर हम गैस इंसर्ट करवाते हैं, क्योंकि वैक्यूम अगर हम ना क्रिएट करें तो पहले से अगर कोई गैसेस प्रेजेंट हो उसके अंदर तो फिर वो क्या हो जाता है, वो रिएक्शन हो जाता है उनका। तो पहले डिस्चार्ज ट्यूब में हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, फिर उसमें कोई गैस जो है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज। अब जो हमारे पास कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई थी ना, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी वो हम देख लेते हैं। तो अब जो हमारे पास कैथोड रेज है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, लेकिन वो कैथोड सरफेस से क्या थी, परपेंडिकुलर थी, यानी कि कैथोड से निकल जरूर रही थी, लेकिन कैथोड का जो सरफेस था वो उसके साथ 90 का एंगल बना रही थी, यानी परपेंडिकुलर थी उसके सरफेस से। उसके बाद एक वो दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है कैथोड रेस की, कि वो एक जब भी उनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता था, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करती थी, वो उसके ऊपर शेडो कास्ट करती थी, यानी कि शेडो बनाती थी। थर्ड इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये पॉजिटिव प्लेट से डिफ्लेक्ट हो जाती थी, ठीक है, यानी जो पॉजिटिव प्लेट अगर इनको दी जाए इनके रास्ते में तो ये उससे डिफ्लेक्ट हो जाती थी, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। उसके बाद ये जिस बॉडी पे भी फॉल करती थी उसका टेम्परेचर बढ़ा देती थी, यानी इसका क्या मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाली रेस थी कि वो टेम्परेचर बढ़ा देती थी। उसके बाद क्या है कि हमारे पास ना जब भी ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स से टकराती थी तो ये लाइट प्रोड्यूस करती थी। और लास्ट प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस यूज हो रही है ना, उसके ऊपर इनकी नेचर डिपेंड नहीं करती थी, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें ना, जैसे अभी हम आगे केनाल रेस पढ़ेंगे, तो केनाल रेस जो है ना वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं, जो हम डिस्चार्ज ट्यूब पे में यूज करते हैं। लेकिन जो कैथोड रेज है ना, हम जो भी गैस यूज कर लें, जो भी कैथोड यूज कर लें, एक ही तरह की रेज निकलनी है, ठीक है। तो वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती जो गैस हम यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, और इनका जो मैस टू चार्ज रेशियो थी वो जे थॉमसन ने फाइंड आउट की थी जब ये कैथोड रेज जो है वो डिस्कवर हो गई थी। अब हमारे पास कंक्लूजन ये है कि अब जो कैथोड रेज हमारे पास प्रोड्यूस हुई है ना, उनके बारे में ये कहा गया था कि एक तो क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, ठीक है, कैथोड से ये रिलीज हुई हैं, और हमारे पास ना ये ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर ना शेडो कास्ट करती हैं। तो अब शेडो तो यानी रेज तो नहीं कास्ट कर सकती ना, रेस के अंदर कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल्स मौजूद हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, शेडो कास्ट करते हैं, और जब भी डिस्चार्ज ट्यूब से टकराते हैं तो लाइट एमिट करते हैं। तो उन पार्टिकल्स को कौन सा नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था, कि ये हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ना क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैथोड रेस के थ्रू, के कैथोड रेस से हमने ये डिराइव किया कि हमारे पास ना पार्टिकल्स मौजूद हैं हमारे एटम के अंदर, जो कि कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो किस तरह डिस्कवर हुआ था। तो मैं इधर ही आपके पास लिख देती हूँ, क्योंकि जो प्रोटॉन वाला टॉपिक है उसकी भी यही सेम हेडिंग्स बननी है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें हमारे पास क्या इंट्रोडक्शन है, प्रोटॉन हमारे पास डिस्कवर हुआ है 1886 में। इन 1886 गोल्डस्टेन परफॉर्म्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट and discovered protons, ठीक है। तो 1886 में गोल्डस्टेन ने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म किया था, इसी तरह जैसे हमारे पास विलियम क्रूक ने परफॉर्म किया था। बस उन्होंने ये देखा था गोल्डस्टेन ने कि हमारे पास ना कैथोड रेस के अलावा भी कुछ रेस निकल रही हैं, ठीक है, जिन्हें उन्होंने केनाल रेस का नाम दिया था।
तो अब हम एक्सपेरिमेंटेशन देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन में हमारे पास क्या है, इन एडिशन टू कैथोड रेज other rays were also present in the discharge tube. ठीक है, Goldstein used a perforated cathode in the discharge tube and he saw, या हम लिख सकते हैं कि he observed that some rays are traveling in opposite direction from the cathode rays। ठीक है, तो गोल्डस्टेन ने ये ऑब्जर्व किया था कि कुछ रेज ऐसी हैं जो हमारे पास ना कैथोड रेज की डायरेक्शन से ऑपोजिट जो है वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। यानी कि हमारे पास जो कैथोड रेज थी वो कैथोड में से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी ना, लेकिन कुछ रेज ऐसी थी जो एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रही थी। ठीक है, दीज रेज प्रोड्यूस्ड a glow in the discharge tube। ठीक है, तो ये वाली जो रेज थी ना वो उन्होंने ग्लो भी प्रोड्यूस किया था। तो these rays were called canal rays। तो इन रेस को जो है वो क्या नेम दिया गया था, कैनाल रेस का नेम दिया गया था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डायग्राम है वो इस तरह आ जाती है एक्सपेरिमेंट की। तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, परफोरेटेड कैथोड है। परफोरेटेड का क्या मीनिंग होता है, जिसमें होल्स हो। और ये हमारे पास क्या है, एनोड। ये हमारे पास कैथोड है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एनोड। ठीक है, और इधर हमारे पास ना इस तरह बैटरी हमारे पास कनेक्ट हुई हुई है दोनों इलेक्ट्रोड से। ठीक है, और इधर हमारे पास ना जो नेगेटिव हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो इस तरह मूव कर रहे हैं, जो पॉजिटिव हैं वो इस कैथोड की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना इस तरह आपकी जो है वो डायग्राम है। तो इधर हमारे पास ना अब ये जो पार्टिकल्स ये वाले हैं ना पॉजिटिव साइन वाले, वो कैथोड, परफोरेटेड कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सी रेज हैं, कैनाल रेज हैं। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं
कि हमारे पास जो कैनाल रेज थी वो उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी। तो सबसे पहले हमारे पास जो कैनाल रेज थी वो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन opposite to the direction of cathode rays। कैथोड रेज की कैथोड रेज की डायरेक्शन से ऑपोजिट उनकी जो थी वो डायरेक्शन थी। उसके बाद देयर डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड and electric field proved that these are positively charged। ठीक है, तो इनकी जो डिफ्लेक्शन थी उससे हमें ये पता चल गया था कि हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है देयर नेचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो गैस जो यूज हो रही है ना हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में, इनका नेचर उस पर डिपेंड करता था। यानी कि हम अगर गैस की जो है टाइप चेंज कर दें, जैसे हमने अगर हीलियम गैस इधर यूज की हुई है तो उधर और कैनाल रेज जो है वो प्रोड्यूस होंगी। अगर हमने नियॉन गैस यूज की हुई है डिस्चार्ज ट्यूब में तो और तरह की कैनाल रेज निकलेंगी। ठीक है, तो इनका जो नेचर है वो गैस पे डिपेंड करता है। लास्ट हमारे पास है दीज रेज वर प्रोड्यूस्ड बाय द collision between तो ये गैस जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, कोलिजन बिटवीन कैथोड रेज एंड रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स। अब जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स डिस्चार्ज ट्यूब में है ना, जो हमने इनर्ट गैस यूज की हुई है, कैथोड रेज और रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे, जिसकी वजह से ये गैस ये कैनाल रेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, हमारे पास इस तरह इक्वेशन भी है कि ये हमारे पास जो है एक यानी कैथोड रे है और ये हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जो हमारे पास रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल ने, बल्कि कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास इस तरह जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव स्पीशी बन रही है। तो हमारे पास जो कैनाल रेज हैं वो एनोड से प्रोड्यूस नहीं हुई थी, बल्कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, कोलिजन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही हैं, जो कि कैथोड रेज और रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल के बीच में है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना प्रॉपर्टीज हैं। कंक्लूजन हमारे पास क्या होगी, आपकी जो लास्ट हेडिंग है वो कंक्लूजन की बनेगी। मैं इधर लिख देती हूँ। कंक्लूजन आपके पास क्या बनेगी कि the rays consist of positively charged particles called protons। ठीक है, their nature
डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी कंक्लूजन है कि हमारे पास जो रेस प्रोड्यूस हुई हैं वो हमारे पास किस तरह है कि उनकी नेचर डिस्चार्ज ट्यूब की गैस पे डिपेंड करती है, और ये वाली जो रेज हैं इनमें हमारे पास ना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास ना ये ऐसी प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो कर रही हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड जो हैं वो पार्टिकल्स इनमें प्रेजेंट हैं। तो ये आपके पास ना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थी। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि रूथरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ये प्रिडिक्शन दी थी कि ना हमारे पास जो एटम है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ जो है वो उसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं होता। देखो ना, अगर हम एक बात करें तो हमारे पास ना एक अगर एटम है उसके अंदर ना एक प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अब पूरा जो एटम है उसके अंदर अब हम अगर बात करें तो एटम जो है वो तो न्यूट्रल है। ठीक है, वो कैसे न्यूट्रल है? तो कोई बीच में तीसरी चीज मौजूद है ना जो प्रोटॉन को भी बैलेंस कर रही है और इलेक्ट्रॉन को भी बैलेंस कर रही है। यानी कि अगर हम ये कहें कि एटम में प्रोटॉन प्रेजेंट है तो फिर तो एटम को पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए था, पूरे एटम को। और अगर हम ये कह रहे हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एटम को पूरा क्या होना चाहिए था, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था। लेकिन साइंटिस्ट ने ये देखा कि एटम तो पूरा न्यूट्रल है, क्योंकि हमारी पूरी जो यूनिवर्स है, हमारी जो बॉडी है, हमारे पास जो यानी हमारा मैटर है, बहुत यानी हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एटम से मिलके बनी है ना, तो हर चीज जो है वो अब चार्ज पार्टिकल तो नहीं है। यानी अब हम ये कहें कि हमारे पास ना आधी चीजें पॉजिटिवली चार्ज हैं, आधी चीजें नेगेटिवली चार्ज हैं। हम एटम से बने हैं, हमारा जो यूनिवर्स है वो भी एटम से बना है, तो न्यूट्रल है ना हमारी जो भी चीज हमारे सामने है। तो वो कैसे न्यूट्रल है? तो हमारे पास रूथरफोर्ड ने जो है ये प्रिडिक्शन दी थी कि एटम के अंदर ना कोई एक एंटिटी ऐसी प्रेजेंट है जो न्यूट्रल है, जिसकी वजह से ना बाकी एटम भी क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, तो रूथरफोर्ड प्रिडिक्टेड दैट एटॉमिक masses of elements cannot be explained on the basis of mass of proton and electron only। ठीक है, यानी इन दोनों का मैस काफी नहीं है एटम के मैस को एक्सप्लेन करने के लिए। ही प्रिडिक्टेड इन 1920 that a neutral species should also be present in the structure of atom। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक न्यूट्रल स्पीशी भी प्रेजेंट होनी चाहिए। 1920 में रूथरफोर्ड ने ये प्रिडिक्ट किया था। नेक्स्ट हमारे पास अब एक्सपेरिमेंटेशन आ जाती है कि किस तरह फिर न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ था। सो इन 1932 चैडविक साइंटिस्ट थे, चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन by bombarding अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गया था ऑन बेरिलियम टारगेट। बेरिलियम मेटल लेके ना उसके ऊपर उनको बम्बार्ड करवाया गया था। तो हमारे पास द हाईली पेनिट्रेटिंग रेज वर प्रोड्यूस्ड, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो है वो एमिट हुई थी, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर एमिटेड कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जिन्हें न्यूट्रॉन्स कहा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन है कि किस तरह जो है न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे। तो हमारे पास ना ये बेरिलियम है 9 4 प्लस हमारे पास हीलियम है 4 2। तो हमारे पास ना एक तो कार्बन प्रोड्यूस हुआ था, साथ हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कंक्लूजन कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन से फिर हमें क्या पता चला। तो हमें ये पता चला कि न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, और ये क्या है, हाईली पेनिट्रेटिंग है। और ये हमें पता चला देयर मैस इज नियरली इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। इनका जो मैस है वो प्रोटॉन के मैस के बराबर ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी कि हमारे पास ना किस तरह जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। तो ये आपकी डिस्कवरीज जो है वो कंप्लीट हो गई। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रूथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर वो टॉपिक यानी बहुत ज़्यादा लंबा ना हुआ तो फिर हम बोहर एटॉमिक मॉडल को भी साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।